हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें आज हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ देखो स्टूडेंट, एक कॉन्वेक्स मिरर इधर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और इस मिरर का यहाँ पोल है, ठीक है। और मिरर को हम लोग पढ़ते आए, एक्स वाई लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये मिरर का फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी यहाँ से रख के इसको ऐसे बनाते हैं सर्किल, सर्किल का पार्ट चाप बनाते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारी वस्तु है, ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि इसका बेस जो है यहाँ लेते हैं और टॉप ऊपर लेते हैं, ठीक है। तो इसके टॉप से हम एक रे लेते हैं, एक किरण ऐसे लेते हैं पैरेलल। ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस है यानी मुख्य अक्ष इसको कहते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेते हैं। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण होती है स्टूडेंट, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे बाहर निकलती है जैसे मालूम हो रहा हो फोकस से आती है ये किरण, ऐसा मुड़ जाती है ये किरण कि जैसे देखो किरण इधर आ रही है तो ये ऐसा लगेगा जैसे फोकस से निकल रही होगी, ठीक है। दूसरी किरण हम लोग लेते हैं यहाँ से जो वक्रता केंद्र से जाती हो, यहाँ सीधी किरण ऐसे लेते हैं जो है, ये सीधी किरण यहाँ दर्पण पर आती है और फिर अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, ठीक है। अब ये किरण पीछे बढ़ाए जाने पर और इस किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, मिलते नहीं हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है इसमें देखो, ये P और F के बीच है। कहाँ है? फोकस और ध्रुव के बीच। ये कहाँ है? इसकी स्थिति कहाँ पर है? फोकस, फोकस यानी F हुआ, ठीक, और ध्रुव यानी P हुआ, ठीक है। तो फोकस F और ध्रुव P के बीच, यहाँ पे बीच में प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है, ठीक है स्टूडेंट। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति इसमें देखो कैसी होगी स्टूडेंट, ध्यान से देखो। ये ऊपर की तरफ इसमें B है, इसमें ऊपर की तरफ B डैश है, तो दोनों मतलब सीधा प्रतिबिंब है। कैसा है? सीधा यानी इरेक्ट है, सीधा। कैसा प्रतिबिंब है? सीधा, ठीक है। किरणें यहाँ नहीं मिल रही हैं, डॉटेड लाइन है ये। डॉटेड लाइन होने का मतलब कि आभासी, क्योंकि यहाँ किरण नहीं है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है और वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति होगी। कब होगी? जब प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बन रहा होगा। अब इधर वस्तु कहीं भी होगी स्टूडेंट, सब जगह प्रतिबिंब की स्थिति यही होगी। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, ठीक है।
और आभासी होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें देखो स्टूडेंट, कुल 6 कंडीशंस होती हैं। 6 कंडीशन में पहली यहाँ हमने लिखी है, जब वस्तु अनंत पर है। कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। तो ये देखो स्टूडेंट, यहाँ हमने मान लिया अनंत है और ये हमारी ऑब्जेक्ट है। ठीक, वस्तु ये भी है। अब हम 2 किरणें लेते हैं, अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं। ठीक है, ये किरणें जो अनंत से आएंगी वो क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो जो किरण फोकस से आ रही है देखो स्टूडेंट अनंत से, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण जो आती है स्टूडेंट, वो वक्रता केंद्र से आती है और वो अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। तो लौटते हुए ये किरण और परावर्तित ये किरण दोनों यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये ऊपर का हमारा हुआ प्रतिबिंब का बी डैश हुआ, ये हमारा हुआ ए डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा ये प्रतिबिंब हुआ ए डैश बी डैश। ये कहाँ बन रहा है स्टूडेंट? फोकस पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बन रहा है? फोकस पर। ठीक है स्टूडेंट, प्रकृति कैसी हो रही प्रतिबिंब की? प्रकृति देखिए। ठीक है, प्रकृति में क्या मिलेगा? इसमें नेचर इमेज की कैसी होगी? एक तो देखो स्टूडेंट, किरणें रियली मिल रही हैं, यहाँ पे वास्तव में मिल रही हैं। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। उल्टा दिख रहा है, उल्टा है, तो पहले लिखेंगे उल्टा। ठीक है, वास्तविक। ठीक है, उल्टा है, वास्तविक है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रतिबिंब की प्रकृति है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, जब वस्तु हमारी कहाँ पर है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा हम लोग देखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र ये है और इधर कहीं अनंत है, इसके बीच में वस्तु है। तो इसमें देखो स्टूडेंट, ये वस्तु ये भी हम लोग लेते हैं और एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं ऐसे। तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण हम लोग लेते हैं फोकस से पास होने वाली, और ये किरण फोकस से पास होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात। फोकस से पास हुई, यहाँ से परावर्तन हुआ और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, यानी ये बी है तो बी की इमेज यहाँ हुई। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, तो ये ए बी हमारी वस्तु है। ठीक है, और ए डैश बी डैश हमारी इमेज हुई। अब स्थिति प्रतिबिंब की कहाँ है? देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति ये कहाँ? देखो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है। कहाँ है? फोकस और
वक्रता केंद्र के बीच ठीक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति में यहां देखो स्टूडेंट, उल्टा दिख रहा है ना, उल्टा बना है। तो उल्टा और उल्टा वाला वास्तविक होता है, वास्तविक, ठीक है। और वस्तु से छोटा होगा, ये बड़ी है ये छोटी है, वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा है, ठीक है। प्रतिबिंब जो है वह उल्टा है, वास्तविक है, वस्तु से छोटा है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है। तो ये हमारा वक्रता केंद्र है C, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे। और वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर ये AB रखी हुई है, AB। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से एक ये ले आते हैं, किरण ले आते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण होगी स्टूडेंट, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से ऐसे जाएगी, ठीक है। ये किरण यहाँ से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। दूसरी किरण हम लोग लेते हैं फोकस से आती हुई, और यह किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किरण दूसरी वाली परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसके समांतर हो जाती है। दोनों किरणें यहाँ बी काट रही हैं जहाँ पे, वहाँ पे बी का प्रतिबिंब बी डैश होगा, ठीक है। और ये हमने प्रतिबिंब मिला दिया स्टूडेंट, तो ए डैश बी डैश ये कहाँ पर है? सी पर ही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? वक्रता केंद्र पर है, ठीक है स्टूडेंट। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? वक्रता केंद्र पर है। और इसमें देखो स्टूडेंट, प्रकृति क्या है प्रतिबिंब की? प्रतिबिंब की जो प्रकृति है स्टूडेंट, वो यहाँ देखो स्टूडेंट, पहला तो उल्टा है, ये तो आप देख रहे हैं, उल्टा। दूसरा इसमें क्या है कि किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, तो वास्तविक। और तीसरी स्थिति क्या है? जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब है, ठीक है। तो वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है, ठीक है। वस्तु की लंबाई और बराबर है हमारी प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक ना। ठीक है, जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब इसमें है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग चौथा देखेंगे स्टूडेंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। ये हमारा देखो वक्रता केंद्र है और ये हमारा फोकस है, ये हमारा ध्रुव है P, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, वस्तु हमारी AB इन दोनों के बीच है, C और F के बीच में है। वक्रता केंद्र C होता है, फोकस F होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, रूल वही है, 2-3 हम लोग यूज करते हैं। पहला तो इसमें देखो स्टूडेंट, एक रूल हमने ऐसे लिया है जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा है। देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर, और परावर्तन के पश्चात यह किरण फोकस से गुजरेगी। तो ये किरण हमने फोकस से गुजारी, परावर्तन के पश्चात
फोकस से गुजरेगी। ठीक है। दूसरी किरण हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, फोकस से आती है किरण, और जो किरण फोकस से आती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ बी डैश पर काट रही हैं स्टूडेंट। ठीक है। अब ये हमारा प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है स्टूडेंट? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है स्टूडेंट इसमें? ये देखो यहाँ सी है स्टूडेंट, इधर कहीं दूर इन्फिनिटी है, अनंत। ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। कहाँ है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक। प्रकृति इसकी क्या है स्टूडेंट? प्रकृति में पहला क्या है देखो स्टूडेंट, ये ऊपर की तरफ बी डैश है, इसमें बी डैश नीचे है, यानी उल्टा है। और क्या है, किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, आप देख रहे हैं, तो वास्तविक है। ठीक है। और हमारे बीच में क्या आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है, तो यहाँ वस्तु से बड़ा हो गया है, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब इसमें वस्तु से बड़ा होगा। इसमें क्या था, इसमें बराबर था, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर थी, लेकिन इसमें प्रतिबिंब बड़ा है, वस्तु छोटी है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पांचवा इसमें देखेंगे, जब वस्तु फोकस पर है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ये फोकस है, फोकस पर हमारी ये वस्तु है ए बी। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि पहली रे लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण लेते हैं। ये हमने किरण लिया है, देखिए स्टूडेंट, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण लिया, और ये परावर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है। दूसरी किरण हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली लाइन पर लेते हैं, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली लाइन पर लेते हैं। तो यहाँ से वो किरण जो वक्रता केंद्र से मिलाने वाली लाइन पर है, यह किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर लौट आती है। ठीक। तो ये किरण अपने ही मार्ग पर लौट आती है। ठीक है स्टूडेंट। यानी किरण यहाँ से हमने निकाला और दर्पण पर गई और अपने ही मार्ग पर लौटकर वक्रता केंद्र से, ये हमारा वक्रता केंद्र है, पास हो गई। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, दोनों किरणें समांतर हो जाती हैं, और समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं? अनंत पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? अनंत पर। यानी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है स्टूडेंट, और ये होगी कहाँ पे होगी? प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी। कहाँ होगी? अनंत पर। दोनों किरणें समांतर हो गई, समांतर किरणें कहाँ मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी। अच्छा, दूसरी क्या स्थिति हो? अब इसका प्रकृति कैसी होगी स्टूडेंट? प्रकृति में देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमारा प्रतिबिंब जब दोनों किरणें, तो ये नीचे ही जा रही ना, वक्रता केंद्र के नीचे चली जा रही, इसका मतलब अनंत पर मिलेंगी। ये कहाँ मिलेंगी? अनंत पर। तो जब अनंत पर मिलेंगी तो वास्तविक होगा। ठीक। और दोनों ही किरणें नीचे हैं तो उल्टा बनेगा।
ठीक है। और अनंत बहुत दूर होगा तो वस्तु भी बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग इसमें देखते हैं स्टूडेंट, जब वस्तु ध्रुव, ये ध्रुव लिखा है, ध्रुव और फोकस के बीच है, ये हमारा ध्रुव है P और ये हमारा फोकस है F, इसके बीच में ये एक वस्तु हमने रखी है ये स्टूडेंट, ये ठीक। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, यहाँ से जो चलने वाली किरण B से है, तो पहली किरण तो हम मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, वो सारे में आप लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से पास होगी? परावर्तन के पश्चात फोकस से पास होगी, तो ये फोकस से ऐसे जा रही है। और दूसरी किरण हम लोग लेते हैं वक्रता केंद्र वाली, जो वक्रता केंद्र वाली लाइन में है, जो उसमें ले रहे थे। वक्रता केंद्र वाली लाइन की किरण यहाँ से आती है, दर्पण से परावर्तित होती है और अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ दोनों किरणें पास पास हैं, जैसे दूर जाती हैं फैलती जा रही हैं। इसका मतलब ये किरणें फैल रही हैं तो अनंत पर जाकर बहुत दूर हो जाएंगी। तो ये अगर हम इनको डाट डाट करके पीछे बढ़ाएं स्टूडेंट, तो यहाँ पे किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि डाट डाट हो रहा है। तो ऐसा दूर से देखने पर लगेगा यहाँ से कि ये किरणें यहाँ से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पर B का जो इमेज यहाँ पे बनेगा, लेकिन वो आभासी हो जाएगा, क्योंकि किरणें हमारी डाट डाट हैं, ठीक है। और जो डाट डाट है तो यहाँ पे हमारा बनेगा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी इसमें? ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ देखो, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे बन रही है, ठीक है। दर्पण के पीछे, ठीक है स्टूडेंट। और प्रकृति इसकी क्या हो रही है? प्रकृति में देखो क्या हुआ, ये B ऊपर है मुख्य अक्ष के और B डैश भी मुख्य अक्ष के ऊपर है। इसका मतलब सीधा हुआ प्रतिबिंब। कैसा हुआ? सीधा, ठीक है। और आभासी है, क्योंकि डाट डाट वाला है, किरण नहीं है यहाँ। आभासी, और वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है, वस्तु से बड़ा, ठीक। इस वाले में क्या है? वस्तु से बहुत बड़ा है और इसमें वस्तु से बड़ा है, ठीक है। यानी सीधा है, आभासी है, वस्तु से बड़ा है, दर्पण के पीछे है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र। इसमें देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने आपको बताया कि वस्तु यहाँ होगी तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। वस्तु यहाँ है तो इस दर्पण से प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ये आभासी बनता है, ठीक है। तो ये डैश डैश बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग स्मॉल u कहते हैं। स्मॉल u क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक है। ये दर्पण का ध्रुव है, यहाँ से जितनी दूर वस्तु होगी उसको u कहेंगे, ठीक है। अच्छा, v क्या होगा स्टूडेंट? v हमारा हुआ
दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, इसको कहते हैं वस्तु की स्थिति, भी ऊपर वाले को वस्तु की स्थिति। ठीक, और नीचे वाले को कहते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। अब दोनों लिखा होता, कहीं कहीं ध्रुव से दूरी लिख देते हैं, कहीं लिख देते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों चीज़ें जानें कि अगर प्रतिबिंब की स्थिति लिखा है तो भी v की बात हो रही है। ठीक है, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी लिखा है तब भी v की बात हो रही। ठीक है, वैसे ही u क्या होगा, u वस्तु हमारी है, वो दर्पण के ध्रुव से जितनी दूर होगी, मुख्य अक्ष पर नापते हैं इसको। ठीक है, जितनी दूरी होगी, यानी इसको वस्तु की स्थिति भी कहते हैं कि एक वस्तु की दर्पण के ध्रुव से स्थिति ऐसी है। तो जब स्थिति की बात आएगी तो u होगा वहाँ, और ये v होगा। u देखो स्टूडेंट, u क्या है, देखो ध्रुव से बाईं ओर ये है और यहाँ भी ध्रुव से बाईं ओर है, तो ये हमेशा ऋणात्मक होगा। ये u को कैसा लिख लेंगे, u को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, v की कंडीशन अलग है, यहाँ देखो v ऋण है और यहाँ v धन है, ध्रुव से दाहिनी ओर आ गया तो यहाँ पे धन है, तो इसका मतलब v की स्थिति अलग है और u की अलग है। u हमेशा ऋण होगा, ये ध्यान रखेंगे जो है, और v ऋण भी हो सकता है, धन भी हो सकता है। अच्छा, अब इसका जो दर्पण का सूत्र होता है, यहाँ से देखो स्टूडेंट, फोकस से ध्रुव की दूरी होती है फोकस दूरी, और ये अवतल लेंस के लिए इस तरफ है तो ऋणात्मक है, और यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, ध्रुव से इस तरफ है फोकस की दूरी, तो ये धनात्मक है इधर। तो ये भी दोनों के लिए अलग अलग होगी, इसके लिए ऋण होगी, इसके लिए धन होगी। एफ जो है वो फोकस दूरी है, पीछे हम बता भी चुके हैं, एफ हमारी है फोकस दूरी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इन्हीं तीनों में जो संबंध होता है, u, v और f में जो संबंध होता है वही दर्पण सूत्र होता है। तो हम लोग यहाँ दर्पण सूत्र अगर लिखें तो दर्पण सूत्र हमारा क्या होगा, मिरर फार्मूला, और ये होता है स्टूडेंट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/v प्लस 1/u। और इस फार्मूले का डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेशन आपको नहीं बताया जा रहा। ठीक है, तो मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक और फार्मूला हमने आपको बताया था, वो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को r कहते हैं। क्या कहते हैं, r। तो r हमारा ये हुई दूरी, कहाँ से कहाँ तक हुई, ध्रुव से वक्रता केंद्र की यहाँ से दूरी हुई है r। ये मुख्य अक्ष पर नापते हैं तो यहीं से हमने यहाँ लाइन खींच के लगा दिया, r होता है। वैसे ही इसमें भी यहाँ से देखो ये r होगी हमारी दूरी, यहाँ से लेकर r होगी। ठीक है, ये वक्रता ध्रुव तक की होती है। इनमें जो रिलेशन होता है वो हम पीछे बता चुके हैं स्टूडेंट कि f इज इक्वल टू r/2 होता है। ठीक है, और इसका भी डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, आपके इस वर्ष बहरहाल नहीं है, तो कोर्स में इसका डेरिवेशन नहीं है। f इज इक्वल टू r/2 और इसका फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है स्टूडेंट, कि प्रतिबिंब
और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, सुनकर नोट करिए, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको m से व्यक्त करते हैं। m इक्वल टू क्या हुआ, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई को I लिखते हैं स्टूडेंट, क्या लिखते हैं, I, और वस्तु की लंबाई को O लिखते हैं। ठीक है, O है, जीरो ना मानिएगा, O। ठीक है, यानी m का मतलब क्या हुआ, I/O, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इसको m लिखते हैं। यानी m की एक और वैल्यू होती है I/O, तो एक हुआ ही, इज इक्वल टू होता है माइनस का V/U, और V क्या है, V है प्रतिबिंब की स्थिति, और U क्या है, वस्तु की स्थिति। अभी इससे पहले हेडिंग में आपको हमने बताया कि V क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, U क्या है, वस्तु की स्थिति। तो इन दोनों के अनुपात माइनस साइन के साथ, ये भी मिरर के लिए फार्मूला होगा रेखीय आवर्धन का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन है 2020 का, देखिए सेट नंबर 824 NK का है, क्वेश्चन नंबर 3 का है। ठीक है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम लोग क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। तो F हमारा हो गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। वो अवतल लिख दिया तो आप माइनस लेंगे, यहाँ अवतल दर्पण लिखा है तो इसका मतलब इसकी फोकस दूरी ऋण में होगी, F इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। इसके सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है। तो वस्तु की स्थिति हुई 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की स्थिति को हम लोग क्या लिखते हैं, U लिखते हैं, और U हमेशा ऋण होता, हमने आपको बताया। तो इसे भी लेंगे माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है, यानी वस्तु की लंबाई हम लोग क्या लेते हैं, O लेते हैं। O कितना हमारा है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार यानी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, दर्पण सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, या 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, ये दर्पण सूत्र होता है। इसको इधर कर दो, माइनस में आ जाएगा स्टूडेंट। तो 1/V इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से क्या निकल के आया, 1/V इज इक्वल टू 1/F, F कितना हमारा 1/-15 हुआ। ठीक, U हमारा 30 है तो माइनस यहाँ हाई है, अपान माइनस का 30 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये माइनस हो गया, तो आ गया माइनस का 1/15 और प्लस 1/30। एलसीएम कर दीजिए स्टूडेंट, ये 30 हो गया। ठीक, अब 30 हो गया, यहाँ आ गया माइनस का 2, यहाँ आ गया प्लस का 1, इसका मतलब 2 में से गया माइनस का 1/30 आ गया, ये 1/V आ गया। तो V की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब माइनस का 30 आ गया, तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, इसमें पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब कहाँ पर है, देखो स्टूडेंट, जहाँ पे वस्तु है 30 पर है, ये भी 30 आ रहा है।
तो प्रतिबिंब कहाँ पर है? ये 15 का दुगना 30 होता है, वक्रता केंद्र पर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? बताओ, कौन बताएगा? जो है स्थिति v इज -30 सेंटीमीटर, और ये है वक्रता केंद्र। कहाँ है ये? वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। आप देखो स्टूडेंट, दूसरा क्या पूछ रहा है? इसमें दूसरा पूछ रहा है लंबाई यानी आकार। तो इसका फार्मूला आकार वाला क्या हमने बताया स्टूडेंट? हमने अभी बताया I/O इज इक्वल टू V माइनस का V/U। सबको साइन के साथ इसमें रखेंगे स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, हमारा इधर है I/O हमारा कितना दिया? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस V हमारा कितना है? माइनस का 30। U हमारा कितना है? माइनस का 30। ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। I इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये माइनस हो गया, मतलब क्या हुआ कि नीचे बन रहा है। अब हम लोग प्रकृति देखेंगे इसकी, ठीक है, प्रकृति, ठीक है। अब इसमें प्रकृति में क्या निकला स्टूडेंट? अब देखो स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया था वक्रता केंद्र पर बन रहा है और माइनस आ रहा, उल्टा बन रहा है। तो उल्टा हो गया, उल्टा वास्तविक ठीक। लंबाई तो 2 सेंटीमीटर इसकी भी आ रही है, वस्तु की भी आ रही है। तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर आकार, ठीक है। आकार यानी लंबाई, ठीक है ना, वस्तु के बराबर लंबाई। ये इसकी हो गई स्टूडेंट प्रकृति, उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर लंबाई, ठीक है। यानी आकार इसका वस्तु के बराबर होगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। उल्टा है, बन कहाँ रहा है? स्थिति हमने यहाँ लिखी है वक्रता केंद्र पर, ठीक है। ये प्रतिबिंब की स्थिति है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे सेट 2020 का सेट नंबर 824 NM का क्वेश्चन नंबर 3 का आया हुआ है। ये भी मिरर का है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण लिखा है। देखो उत्तल दर्पण के लिए तो हम लोग सलूशन पहले क्या लिखेंगे? F दिया हुआ है स्टूडेंट। फोकस दूरी को F लिखते हैं। F दिया है 15 सेंटीमीटर और उत्तल है तो इसमें ऋण नहीं लेते हैं, धनात्मक होती है, ठीक है। कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, ठीक है। तो U हमारा आ गया, वस्तु की स्थिति हो गई माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है। तो यानी हमें इसमें V ज्ञात करना है स्टूडेंट, ठीक है। फार्मूला हम लोग अभी पीछे वही पढ़ रहे थे, दर्पण सूत्र, ठीक। 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F होता है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से हमें वही निकालना है V, तो U को इधर कर दो। 1/V इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U। U हमेशा ऋण होता, हमने आपको बताया है, तो U को हमेशा आप ऋण ही रखेंगे, ठीक है। फार्मूले में रखिए 1/V इज इक्वल टू F कितना है? 1/15, 15
-1/u, u है -10। ये हो गया 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम कर लो स्टूडेंट, 30 हो जाएगा। ठीक है, v = हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट v हमारा धनात्मक आया। ठीक है, धनात्मक आया मतलब दर्पण के ध्रुव से दाहिनी ओर चला गया। और उत्तल दर्पण तो हमारा ऐसे होता है ना, देखो स्टूडेंट ऐसे होता है। अब इधर कहीं हमारी ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये ठीक, ये है कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, और ये है ध्रुव, और इधर इमेज हो गई, यहाँ हमारी हो गई ये। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ जब इमेज हो गई तो ये वस्तु से छोटा हो गया। ठीक, हमने पढ़ाया अभी आपको कि ये बनता है F और यहाँ होता है C। तो हमने आपको ये बताया कि वस्तु अगर हमारी अवतल दर्पण के सामने कहीं भी हो, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है P और F के बीच बनता है, वस्तु से छोटा सीधा बनता है। तो यहाँ पहले पूछा स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से यहाँ तक कितना आपने निकाला है, ये v निकाला है आपने, ये हमारा v होता है यहाँ तक ये। ठीक, और इधर का ये होता है u। तो आपने क्या निकाला, प्रतिबिंब की स्थिति v 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया दर्पण के पीछे ध्रुव से 6 सेंटीमीटर पर, ध्रुव से 6 सेंटीमीटर पर। ठीक, प्रकृति कैसी हुई, प्रकृति इसकी कैसी हुई, आभासी, दर्पण के पीछे होगा तो आभासी होगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा है लंबाई में। ठीक है ना, और वस्तु बड़ी होगी, प्रतिबिंब छोटा होगा और वस्तु से छोटा। वो छोटा है कि बड़ा है, ये u और v से पता चल जाएगा। u यहाँ बड़ा है और v छोटा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा होगा। अगर v बड़ा हो जाए, u छोटा हो जाए, तो प्रतिबिंब जो है बड़ा हो जाएगा। जो बड़ा होगा इन दोनों में, ये वस्तु की स्थिति, ये प्रतिबिंब की स्थिति, जिसकी माप बड़ी होगी, आकार बड़ा होगा। ठीक है, माप पर आकार डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे u 10 है, v 6 है, तो इसका मतलब वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। ठीक है, तो वस्तु से छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। देखो स्टूडेंट, एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि ये जो आभासी प्रतिबिंब होता है, ये आभासी प्रतिबिंब जो है कैमरे पर नहीं लिया जाता है, लेकिन वो लेंस के लिए बात होती है। क्योंकि सारे कैमरे जहाँ भी आप फोटो बनाते हैं लेंस यूज होता है। ठीक है, तो इसकी बात हम लोग लेंस वाले जब पढ़ेंगे प्रतिबिंब, तो उसमें हम लोग करेंगे कि आभासी प्रतिबिंब को कैमरे पर नहीं लिया जाता है। ठीक है, ओके।